हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने को मिलेगा। साथ में हम इसके केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, सो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, ठीक है, हम थोड़ा बहुत उसको भी स्टडी करेंगे, बट हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे। ठीक है, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होने वाला है बच्चों। तो अगर यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों किसकी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर ध्यान दीजिएगा क्या है कि जूल्स साइंटिस्ट क्या बोल के गया है। ठीक है, जूल साहब ने क्या बोला, तो जूल साहब ने ये कहा कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, जो हीट हमें मिल रही है सर्किट के अंदर, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक सर्किट है मान लीजिए, उसके अंदर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो उस सर्किट के अंदर जो हीट मिल रही है वो हीट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम नीट और जेईई के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा सिर्फ लैंग्वेज भर दी जाए। ठीक है, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे और हमारा कम टाइमिंग का वीडियो होगा ये, ताकि आपको कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, तो जूल्स साहब का कहना था कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस किस के। तो ये तीन फैक्टर बताए गए थे बच्चों। पहला फैक्टर था कि एच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फैक्टर बोला गया कि जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। अब मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि हमारे पास में एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो हमने पहले बोला है कि हमें कम टाइमिंग में पढ़ना है और कम टाइमिंग में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हमें ऐसा सिर्फ स्लाइड भरने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एच जो होगा हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, आई स्क्वायर के। ठीक है, यानी करंट के स्क्वायर के। एंड जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट का सिंबल हम एच रख रहे हैं, तो एच जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के, जो कि सर्किट में है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर तीन फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आई स्क्वायर, एक फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है आर, और दूसरा नेक्स्ट फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है टाइम। अब अगर हम तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, अब हम क्या करें बच्चों, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें। जो हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन है, अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें और कंबाइन करके अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, तो हमें मिलेगा एच प्रोपोर्शनल टू किसके, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। अब अगर आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, आप उसको के ले सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, 1 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो h इज इक्वल टू, वी कैन राइट h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला देखने को मिल गया है कि h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सर्किट के अंदर, जो बच्चों हीट बन रही है, वो हीट किसके माध्यम से निकाली जा सकती है, किस फॉर्मूले की हेल्प से निकाली जा सकती है बच्चों। तो आंसर आता है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं पता हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको निकालना चाहें तो और तरीके से भी निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम ये कहें, हम साइड के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि हम इसको और किस तरीके से निकाल पाएंगे, तो हम इसको बेटा यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा कि हमारे पास में हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, QV होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है, QV, क्योंकि हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई Q। हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो यहां से क्या मिल जाएगा, W बराबर Q भी मिल जाएगा। एंड Q जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, रिप्लाई करें, IT के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू IT पुट करेंगे तो V इंटू IT, तो W हमें मिल जाएगा VIT। और हम कह सकते हैं जो हमें वर्क डन हम कर रहे हैं, या ठीक है, जो लॉस हो रहा है वो हमें किसकी फॉर्म में मिल रहा है, VIT की फॉर्म में मिल रहा है। जो वर्क डन है वही वर्क डन हमें किसकी फॉर्म में मिलने वाला है बच्चों, हीट की फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर जो है हम VIT भी यूज
कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले को देखें, हम इसको और रिमूव करके, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि H का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा। तो देखो, आप अगर यहाँ से भी लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो? हमें V की फॉर्म लेकर आनी है। किसकी फॉर्म लेकर आनी है बेटा? V की फॉर्म। तो देखो I, अब इसको ऐसा लिख लीजिए, I इंटू R इंटू टी बेटा। तो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला जो H का मिल जाता है, नेक्स्ट हमें H का फॉर्मूला मिल जाता है बच्चों VIT। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो H का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया है? VIT। यहाँ पर हमें H का एक फॉर्मूला मिल गया है हमें VIT। ठीक है, तो हमारे पास में H के दो फॉर्मूले हो गए हीट निकालने के। एक हो जाता है I²RT और एक हो जाता है VIT। ठीक है, अब यहाँ पर H इज इक्वल टू I²RT आपको पता लग गया है बच्चों, H इज इक्वल टू VIT आपको पता लग गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब आपको VIT के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई? I²RT के बारे में। अब आपको यहाँ पर देखो, आप चाहे इससे निकाल लो चाहे किससे भी निकाल लो, जो आपकी मर्जी पड़े। हम चाहते हैं कि हमें पता है I को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो I कैन बी रिटर्न एज V/R। I जो है उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों? तो I कैन बी रिटर्न एज V/R। ठीक है, अगर I को V/R लिखा है तो H का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा बच्चों, V को पुट कर I को पुट कर दीजिए V/R। ठीक है, तो V पहले से प्रेजेंट है और एक V हो जाएगा, तो हमें H का फॉर्मूला मिल जाएगा V²/R इंटू टी बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में H का एक फॉर्मूला हमें ये भी मिल जाता है कि H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। ठीक है, तो H के कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिल गए हैं, जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्रैश कोर्स के हिसाब से चल रहा है बच्चों, क्योंकि नीट एग्जाम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए। तो H का फॉर्मूला मिल गया आपको I²RT, H का फॉर्मूला मिल गया VIT, H का फॉर्मूला मिल गया V²/R इंटू टी। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले जो हैं आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग है, न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा। अगर आप हीटर, गीजर, बल्ब इन सब के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प कर जाएगा। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पावर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पावर आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? एक तो 9th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। उसके अलावा जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं बच्चों, तो 11th क्लास के अंदर वर्क एनर्जी पावर, कौन से टॉपिक में? वर्क एनर्जी पावर के अंदर डिस्कस किया जाता है कि पावर कैन बी रिटन एज वर्क डन डिवाइड बाय द टाइम। ठीक है, तो पावर को कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन डिवाइड बाय द टाइम। ठीक है, उसके अलावा वहां पर मैकेनिक्स में आपने एक और चीज पढ़ी थी, क्या? पावर कैन बी रिटन एज F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पर भी जो है उसी को यूज करते हुए, हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइन करेंगे, जो सर्किट में काम आने वाली है। ठीक है, हम किसके अंदर डिफाइन करने वाले? पावर, सर्किट वाली पावर डिफाइन करने वाले बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल पावर रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे जो पावर डिस्कस करने वाले बच्चों, वो कौन सी पावर डिस्कस करने वाले हैं? तो हम यहाँ पर सर्किट वाली पावर डिस्कस करने वाले, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर में देखो, आपको पता है बच्चों, साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आपको क्या पता है। तो आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है बच्चों, यानी वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर आपको पता है कि वर्क डन जो होता है, आपको क्या पता है कि जो वर्क डन है उसकी यूनिट भी क्या होती है? जूल। हीट की यूनिट भी क्या होती है? जूल। ठीक है, और कई बार जो हम वर्क डन करते हैं, ठीक है, जब अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा कि हीट सप्लाई करते हैं तो वर्क डन मिलता है। ठीक है, कई बार वर्क डन जो है वो हीट की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर जो निकाल रहे हैं बच्चों, हम उस इलेक्ट्रिक पावर को हम लिख रहे हैं पावर कैन बी रिटन है। वहां पे आपने पढ़ा था dW/dt। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक, वहां पे पावर को क्या लिख सकते थे हम? और dW/dt। तो यहाँ पर हम पावर को, वर्क डन को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके द्वारा? हीट के द्वारा बेटा। तो पावर कैन बी रिटन एज dH/dt। इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी रिटन एज dH/dt। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी रिटन एज बच्चों dH/dt। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो DH, ठीक है, DH के यहाँ पे H का फॉर्मूला हमें पुट करना है बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ H क्या है हमारे पास? अगर आप देखें तो आपको मिलेगा I²R इंटू टी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल जाता है, फिर बाकी से भी हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों? I²R जो है विल बी कांस्टेंट। ठीक है, I²R विल बी कांस्टेंट, और यहां पर क्या बचेगा? dt/dt। ठीक है, इट मींस यू कैन से
डिफरेंशिएशन ऑफ द टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव 1। ठीक है, तो यहां पर dt बाई dt आपको क्या देने वाला है, 1 देने वाला है बच्चों। तो पावर का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाता है, आई स्क्वायर इंटू आर मिल जाता है बच्चों। अगर आप चाहें तो आप यहीं से I को V बाई आर रिप्लेस करके V और R की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो यहां पर जो H का फॉर्मूला है इसमें आप डायरेक्टली किसको पुट कर सकते थे, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी को पुट कर सकते थे बेटा। तो यहां पर अगर कोई भी तरीका लगा के देखिए, आप इसको रिप्लेसमेंट करके देख लीजिए। अगर इसको रिप्लेसमेंट करेंगे बेटा, देखो मैं आपको यहां से भी समझा देता हूं इसको कि अगर हम क्या करें बच्चों, यहां पर तो आपको ये फॉर्मूला मिल ही गया है। ठीक है, यहां पर तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो मिल ही गया कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर आप यहां पर देखें तो आप क्या करिए, आई को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों। क्या रिप्लेस कर दीजिए, आई को वी बाई आर रिप्लेस कर दीजिए। जब आई को वी बाई आर रिप्लेस करेंगे तो पावर देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो बचा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बचा बेटा। ठीक है, तो पावर का हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। पावर का हमें कौन सा फॉर्मूला मिल गया बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर भी मिल गया है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो क्या लिखी जा सकती है, तो इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आर वी स्क्वायर बाई आर। और अगर लिखना चाहे बच्चों तो वीआईटी से भी लिख सकते हैं। तो देखो अब मैं वीआईटी को जो है आपको मैं डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म से दिखा देता हूं कि डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म से कैसे निकालेंगे बच्चों वीआईटी को। ठीक है, तो हमें पता है कि पावर को क्या लिख सकते हैं, डीएच बाई डी बच्चों। ठीक है, और एच को हमने क्या लिख दिया, बोलो एच को हमने क्या लिख दिया बच्चों, वी आई टी लिख दिया। तो वी आई तो बाहर आ जाएगा, वी आई क्या करेगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। वी आई क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, वी जो है बाहर की साइड ले लिया बेटा आपने। ठीक है, और जो dt बाई dt क्या दे देगा, अगेन 1 दे देगा। तो आपको यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो एक और इक्वेशन बढ़ा के लिख सकते हैं dt बाई dt। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको फाइनली जो मिल रहा है, आपको फाइनली क्या मिल रहा है बच्चों, यहां पर आपको फाइनली मिल रहा है पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया है किसका बच्चों, पावर का फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, तो पावर के आपको देखिए कौन कौन से फॉर्मूले मिल गए हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला मिल गया है आपको, H इज इक्वल, पावर की बात करें आई स्क्वायर इंटू आर वी स्क्वायर बाई आर और पावर इज इक्वल टू वी आई। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं इलेक्ट्रिकल पावर के हो जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर तक हमने कर लिया। अब इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट कि हमें बल्ब के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए। तो देखो जब आप मार्केट से बल्ब परचेस करते हैं, ठीक है, रिप्लाई करिएगा मुझे कि जब मार्केट से आपने बल्ब परचेस किया बच्चों, तो मार्केट से बल्ब जब परचेस किया तो उसमें क्या क्या मार्किंग लिखी होती है। उसपे एक तो वॉट लिखा होता है, वॉट मींस पावर लिखी होती है, यूनिट किसकी होती है, वो पावर की। एंड साथ में क्या लिखा होता है, वोल्टेज। तो उस पर जो भी लिखा हुआ है हम उसको रेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको रेटिंग, कि उसकी रेटिंग पहले से करी गई है। इसका मतलब जो हमें मिलने वाला है वो रेटेड पावर होगा, रेटेड वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं बच्चों, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। रेटेड पावर, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। ठीक है बच्चों, हमें क्या मिलेगा वहां पर, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज गिवन है। ठीक है, अब रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज गिवन है, जैसे कि हमको जो भी 220 वोल्ट लिखा है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, रेटेड वोल्टेज हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको रेटेड वोल्टेज के बाद 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है, ऐसे पावर दे रखी होगी वो क्या हो जाएगी, रेटेड पावर हो जाएगी बच्चों। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहां से बच्चों निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्या फाइंड आउट किया जा सकता है बच्चों यहां से, तो जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालने में आती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो निकाला जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब की। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब किससे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब किससे निकाला जा सकता है बच्चों। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है बच्चों, R इज इक्वल टू, देखो
अभी फॉर्मूला पढ़ा पावर का, क्या पढ़ा यहाँ पे, वी स्क्वायर बाई आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो वी स्क्वायर बाई पी हो जाता है बच्चों। लेकिन R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी होने के बाद आपको यहां पर दोनों जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है बच्चों, रेटेड वाला यूज करना है। कौन सा यूज करना है, रेटेड। तो ये VR बनेगा और ये PR बनेगा बच्चों, ठीक है। यानी आपको यहां पर रेटेड, आपको यहां पर जो है रेटेड वोल्टेज यूज करना है और रेटेड पावर यूज करनी है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VR स्क्वायर बाई PR, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हो जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पावर कंजप्शन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। इसका मतलब यह है कि जो आपने देखा होगा कि बल्ब पे कुछ रेटेड पावर होती है, ठीक है, लेकिन क्या हर बल्ब उतनी पावर इमिट कर पाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस दे पाता है? तो आंसर है नो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई हुई है, बैटरी सोर्स जो लगाया हुआ है, वो बैटरी सोर्स की एबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कि जो आपने एक्सटर्नल सोर्स की जो बैटरी लगाई है, एक्सटर्नल सोर्स वाली बैटरी लगाई है, कि उसका वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे अब फाइंड आउट करने वाले हैं कि बल्ब कितनी ब्राइटनेस दे पाएगा, ठीक है, या कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा और कौन सा बल्ब कम ब्राइटनेस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केस नंबर 1 हम ले सकते हैं, केस नंबर वन हम ले सकते हैं। केस नंबर 1 हमारे पास में हो जाता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि आप वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर केस नंबर 1 हमारे पास में है कि इफ अप्लाइड वोल्टेज, इफ VA का मीनिंग है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, VA का मीनिंग क्या है यहाँ पर, अप्लाइड वोल्टेज। अगर अप्लाइड वोल्टेज इक्वल हो जाता है किस वोल्टेज के बच्चों, तो आंसर है रेटेड वोल्टेज के, ठीक है। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज, ठीक है, अगर अप्लाइड वोल्टेज बराबर हुआ किसके, रेटेड वोल्टेज के, तो पावर कंजप्शन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। वो मैक्सिमम पावर कंजप्शन कितना होगा, तो आंसर जितनी रेटेड पावर है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में ब्राइटनेस हमें मैक्सिमम मिल रही होगी। तो इफ V applied is equal to V rated, ठीक है, V applied is equal to V rated, then power consumption is equal to power rated, ठीक है। यानी इस केस के अंदर जो पावर कंजप्शन होगा वो किसके बराबर होने वाला है, तो आंसर है पावर कंजप्शन विल इक्वल टू रेटेड पावर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ठीक है, आपने जो अप्लाइड वोल्टेज लगाया वो रेटेड वोल्टेज के बराबर है, तो पावर कंजप्शन मैक्सिमम मिलेगा, ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में पावर कंजप्शन भी रेटेड पावर के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो सेकंड केस हमारे पास में है केस नंबर 2। अब बात कर रहे हैं बच्चों केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे हम, जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, अब हमने अप्लाइड वोल्टेज जो दिया बाहरी बैटरी से, एक्सटर्नल बैटरी से, वो नहीं दिया है किसके बराबर, रेटेड वोल्टेज के। इट मींस कि इफ अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन रेटेड वोल्टेज, ठीक है, कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लेस देन है किससे, रेटेड वोल्टेज से। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन फ्रॉम रेटेड वोल्टेज, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन फ्रॉम रेटेड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लेस देन है किससे, रेटेड वोल्टेज से, ठीक है। जो अप्लाइड वोल्टेज हमें मिल रहा है वो कम है बच्चों किससे, तो आंसर है रेटेड वोल्टेज से। अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम होगा तो उस कंडीशन में देखिए पावर कंजप्शन कितना होगा, तो आंसर है देन पावर कंजप्शन। अब जो पावर कंजप्शन मिलेगा वो अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। तो पावर कंजप्शन हम लिखेंगे V अप्लाइड का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब,
ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया पावर कंजप्शन किसके, अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब बात आती है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होता है, तो आपको पता होगा ऑलरेडी यू नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब will find out with the help of rated voltage and rated power. So resistance of the bulb can be written as, तो power consumption is equal to V applied का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैन बी रिटन एज, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई P, तो यहां पर लिखेंगे V रेटेड का स्क्वायर डिवाइड बाई P रेटेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाता है किसका, पावर कंजप्शन का। ठीक है, पावर कंजप्शन का फॉर्मूला मिल गया हमें, वो हो गया VA का स्क्वायर डिवाइड बाय VR का स्क्वायर इनटू PR। ठीक है, तो ये हमें एक फाइनली फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पावर कंजप्शन कितना हो रहा है इस बार, वो हो रहा है V अप्लाइड का स्क्वायर डिवाइड बाय V रेटेड का स्क्वायर इनटू P रेटेड। ठीक है, तो इस बार जो पावर कंजप्शन है वो कम है किससे, रेटेड पावर से। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पावर कंजप्शन जो हो रहा है वो लेस देन होगा किससे, रेटेड पावर से। ठीक है, तो इस केस में ब्राइटनेस जो है पहले के कंपेयर में कम आ रही होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर के केस के लिए, मैक्सिमम पावर के केस के लिए हमें अप्लाइड वोल्टेज इक्वल रखना पड़ेगा किसके, रेटेड वोल्टेज के। एंड अगर हमें उससे कम ब्राइटनेस चाहिए या हमने अप्लाइड वोल्टेज जो है उससे कम लगाया है तो ब्राइटनेस भी कम आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, पावर कंजप्शन पे ही है, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पे ही है। ठीक है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन गिवन है अ लैंप हैज रेटेड 12 वोल्ट 24 वोल्ट। हमारे पास में एक लैंप गिवन है बच्चों, ये एक सर्किट में हमारे पास में एक लैंप दिया हुआ है। इस लैंप का जो रेटेड है, रेटिंग जो कर रखी है दैट इज 12 वोल्ट, वोल्टेज है 12 वोल्ट एंड 24 वॉट। ठीक है, हमें यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअली क्वेश्चन से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ इट इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ 20 वोल्ट। जो बैटरी है उसका वोल्टेज जो हमें गिवन है दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है, बैटरी जो है उसका वोल्टेज जो हमें दिया है दैट इज 20 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिएगा हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू ग्लो विद फुल ब्राइटनेस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज। कह रहा है कि इस बल्ब के सीरीज में, ये बल्ब या लैंप दिया है, इसके सीरीज में हमें कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया जाए कि टू ग्लो विद फुल ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मैक्सिमम आनी चाहिए साहब। एंड ऑल्सो फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप फाइंड आउट कर लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि तो पूछा भी है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें गिवन भी है, उसका डेटा जो है हमें गिवन है, और हमें ये बताना पड़ेगा टोटल जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें वो रेजिस्टेंस ऐड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप। रेजिस्टेंस ऑफ लैंप की जो वैल्यू है, देखो R इज इक्वल टू किस तरीके से निकालेंगे बोलो, V स्क्वायर बाई P से, तो V स्क्वायर बाई P। ठीक है, तो V हमें कितना दिया है, V कौन सा लेना है, जब रेजिस्टेंस बल्ब का निकालते हैं, लैंप का निकालते हैं, तो हम लेते हैं जो गिवन वाला वोल्टेज होता है, रेटेड वाला। ठीक है, तो रेटेड वाला वोल्टेज जो है वो कितना है हमारे पास में, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 24। ठीक है, दैट इज पावर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स कट हो गया बच्चों, 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो R की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 6 ओम। ठीक है, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लग गई 6 ओम। जो हमसे पूछा था रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप की वैल्यू आई है 6 ओम। बहुत अच्छा। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द करंट इन द सर्किट। हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है बच्चों, सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि अगर हम यहां पर ये बात करें
कि हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम ब्राइटनेस। मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए क्या होना चाहिए? तो मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए आप थोड़ा सोच के देखिए यहाँ पर कि जितनी पावर दे रखी है, जितनी पावर दे रखी है उतना पावर कंजप्शन मिलना चाहिए। तो पावर गिवन कितनी है बच्चों? रेटेड पावर 24 वोल्ट। तो हमें इतना पावर कंजप्शन मिलना चाहिए। इतने पावर कंजप्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बैटरी 20 वोल्ट की लगाई है, लेकिन हमारे पास में रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट है, मतलब इससे ज्यादा लगाई गई है बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये पता करिए कि कितना करंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो लैंप दिया है, लैंप के अकॉर्डिंग लैंप की रेटेड पावर गिवन है, लैंप का रेटेड वोल्टेज गिवन है। तो इससे ये पहले पता करिए कि इसको कितना करंट चाहिए इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास में देखो V है, आपके पास में P है, तो यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यू कैन फाइंड आउट I। ठीक है, तो यहां से आप ये पता करिए कि मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए I की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले I फाइंड आउट कर लेते हैं अब रेजिस्टेंस के बाद में। तो देखो मैक्सिमम करंट, या हम ऐसा लिखते हैं करंट रिक्वायर्ड, करंट रिक्वायर्ड, करंट करंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस, करंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस। ठीक है बच्चों, तो हमें कितने करंट की रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए, हमें पहले वो फाइंड आउट करना है। तो देखो I बराबर करंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। ठीक है, या आप P बाई V से भी निकाल सकते हैं। तो P रेटेड डिवाइड बाई V रेटेड। P रेटेड कितना है हमारे पास में? 24 वोल्ट है बच्चों, गिवन है 24 वोल्ट। एंड VR कितना है हमें? 12। ठीक है, तो पुट कर दिया, तो सॉल्व किया तो 2 एम्पियर करंट हमें चाहिए। ठीक है, इतना करंट अगर हमें मिल जाता है तो जो लैंप है उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इतना करंट हमें पता लग गया कि हमें इतना करंट चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इतने करंट के लिए बात करें बच्चों, ठीक है, इतने करंट के लिए हम बात करने वाले हैं, तो इतने करंट के लिए ये करंट कौन देगा? तो देखो हमारे पास बैटरी दी रखी है I। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं? I बराबर V बाई R लगा सकते हैं। हमें I कितना चाहिए बच्चों? 2 एम्पियर। V हमारे पास में 12 है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाइए। हमें R से मतलब है, R कितना चाहिए? तो देखो बल्ब का रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, बट साथ में कुछ और लगाया आपने सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 प्लस R हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? तो यहाँ पर, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं आपको एक मेथड बता दूं, यहाँ से क्या करेंगे, आप R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, निकाल के देख लीजिए एक बार R की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से। तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी बच्चों, ये हो जाएगा 6 प्लस R इज इक्वल टू 10। ठीक है, इससे कट कर लीजिए, तो 10 टाइम्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई बच्चों 4 ओम। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस चाहिए वो कितना चाहिए? 4 ओम चाहिए। आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते थे बच्चों? सेकंड मेथड ये हो सकता था कि I बराबर VR। I आपके पास में है, V आपके पास में है। ठीक है, R की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 6 प्लस R रखने की बजाय इसको X बोल दो। ठीक है, तो यहां से कितना मिल जाता? 10 ओम मिल जाता। मतलब हमें चाहिए कितना? 10 ओम। पहले से कितना है? 6 ओम, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 4 ओम। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं इसको यहां पर करके दिखा देता हूं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर स्पेस है कि I बराबर V बाई R लगा देते बच्चों। I की वैल्यू 2 है, V की वैल्यू 20 है, R की जगह X बोल दीजिए कि हमें टोटल रेजिस्टेंस X चाहिए। तो X बराबर कितना आ जाता? 10 ओम। मतलब हमें चाहिए कितना था? 10 ओम। हमारे पास ये कितना लैंप का? 6 ओम। मतलब एक्स्ट्रा कितना रिक्वायर्ड है बच्चों? तो आंसर है 4 ओम। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो एक अच्छा न्यूमेरिकल था ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पे। आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। ठीक है, हमें क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के अंदर क्या होगा बच्चों? हमें कुछ बल्ब होंगे, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या और भी ज्यादा हो सकते हैं। हम n बल्ब्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, वो कहेगा कि n बल्ब्स को आपने सीरीज में कंबाइन कर दिया, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से नीट के अंदर, जेई के अंदर न्यूमेरिकल्स आ जाता है। ठीक है, जेई मेंस नीट के अंदर आपको न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या कहा कि हमारे पास में काफी सारे बल्ब्स हैं। मैं यहाँ पर 3 बल्ब लेकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, 3 बल्ब्स को हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया। अब तीनों बल्ब की जो पावर है बच्चों, जो रेटेड पावर है, रेटेड पावर्स आर डिफरेंट ऑफ ऑल बल्ब्स। ठीक है, फॉर फर्स्ट बल्ब रेटेड पावर इज P1, फॉर सेकंड बल्ब रेटेड पावर इज P2, एंड फॉर थर्ड बल्ब रेटेड पावर इज P3। ठीक है, एंड ऑल बल्ब्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी
that have voltage V, ठीक है. And here we can say applied voltage is equal to rated voltage. कि यहाँ पर जो applied किया गया है बच्चों वोल्टेज वो इक्वल है किसके, रेटेड वोल्टेज के. रेटेड वोल्टेज कितना है हमारे पास, सबका हमने V ले लिया है. अप्लाइड वोल्टेज जो हमने बैटरी लगाई है बच्चों वो भी किसकी लगाई है, V वोल्टेज की लगाई है. अब हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज देन पावर लॉस, ठीक है. देन पावर लॉस बोल सकते हैं बच्चों, देन पावर डिसिपेटेड, ठीक है. हमें पावर लॉस निकालना है बच्चों कि पावर लॉस कितना हो रहा है, ठीक है. लेकिन किस कंडीशन में, जब अप्लाइड वोल्टेज इक्वल है किसके, रेटेड वोल्टेज के बच्चों, ठीक है. तो अब यहाँ पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर जो कितना इजीली हम इसको कर सकते हैं, क्या हम तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. तो देखो रेजिस्टेंस देखिए सबसे पहले कि तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा. तो अगर हम पहले बल्ब का रेजिस्टेंस लिखें, तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस देखो क्या लिखोगे, R1 इज इक्वल टू, ठीक है. R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, V स्क्वायर बाई P होता है. तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P1, ठीक है. सिमिलरली सेकंड वाले का रेजिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं. तो सेकंड वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P2. एंड थर्ड बल्ब के लिए, फॉर थर्ड बल्ब रेजिस्टेंस विल बी R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P3, ठीक है. तो हमें तीनों बल्ब का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल चुका है. R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2 एंड R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P3, ठीक है. अब यहाँ पर देखें, ये बताइए तीनों बल्ब कौन से कॉम्बिनेशन में, तो ऑल बल्ब्स आर इन सीरीज, ठीक है. तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है. अब R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2 प्लस V स्क्वायर बाई P3, ठीक है. अब हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं कि जब तीन बल्ब को सीरीज में कंबाइन किया या n बल्ब को सीरीज में कंबाइन किया तो पावर लॉस कितना होगा. टोटल पावर लॉस हमें फाइंड आउट करना है जब सीरीज कॉम्बिनेशन हमने किया. यानी हमसे क्या हो सकता है, पेपर के अंदर हमें नंबर ऑफ बल्ब्स दे देगा, कहेगा उनको सीरीज में कंबाइन कर दिया है. सीरीज में कंबाइन करने के बाद नेट पावर लॉस कितना आ रहा है, टोटल पावर लॉस कितना आ रहा है, फाइंड आउट करिए. तो हम इजीली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं. यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन भी समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है. अब R इक्विवेलेंट लिखना है तो देखो वोल्टेज तो सेम है यहाँ पर, ठीक है. तो जब तीनों बल्ब को अगर कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस निकाल के भी कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज तो सेम रहेगा बेटा. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई जो P है वो P इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पर हमें मिलेगा, क्या मिलने वाला देखो, V जो है वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. तो हमें मिलेगा 1 अपॉन P इक्विवेलेंट is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3, ठीक है. तो हमें ये फॉर्मूला बच्चों मिल जाता है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. हमें किसके लिए फॉर्मूला मिल जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. अगर हमसे पूछ ले कि पावर लॉस कितना हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट पावर लॉस, टोटल पावर लॉस निकालना है तो हम बड़ा इजीली काम कर सकते हैं कि 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 बच्चों. तो ध्यान रखिएगा ये नीट पर्पज से, जेई पर्पज से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है. ध्यान रखिएगा. अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है. सेकंड टाइप का कॉम्बिनेशन है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेकंड टाइप का बच्चों हमारे पास में है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स, ठीक है. अगर हम बल्ब का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दे तो देखिए क्या होगा. बल्ब का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं बच्चों,
ये हमारे पास आप देख सकते हैं 3 बल्ब हमने ड्रॉ किए हैं। इन तीनों बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया है बच्चों, किससे? एक बैटरी से। ठीक है, एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है इन तीनों बल्ब को। इन तीनों बल्ब को, जो कि तीनों बल्ब यहाँ पर पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए गए हैं बच्चों। यहाँ पर जो है तीनों बल्ब पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए गए हैं और तीनों बल्ब को हमने V वोल्टेज की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि नेट पावर लॉस कितना हो रहा है। हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा बच्चों कि नेट पावर लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में तो आप सीख ही चुके हैं, तो बड़ा आसान है। अब देखो मैं यहाँ पर वापस से मार्किंग नहीं करूंगा, मार्किंग कर लेते हैं चलो। ठीक है, वही हमें क्या करना है, P1 V, P2 V एंड P3 V। ठीक है, यानी पहले बल्ब का जो रेटेड पावर है दैट इज P1, सेकंड बल्ब के लिए रेटेड पावर P2 एंड थर्ड बल्ब के लिए रेटेड पावर P3। तीनों का जो वोल्टेज है वो सेम है VV। ठीक है, रेटेड वोल्टेज सेम है और रेटेड वोल्टेज के इक्वल है अप्लाइड वोल्टेज। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि टोटल पावर लॉस कितना होगा। तो टोटल पावर लॉस अगर हमें निकालना है बच्चों तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात करोगे बच्चों तो यू कैन राइट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच्चों। ठीक है, आप ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 को अगेन क्या लिखोगे, देखो V²/P लिखोगे बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहीं से लिख लीजिए, दोबारा लिख के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो R1 को अगर आप लिखें देखो V²/P1 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 1/V²/P1। ठीक है, प्लस 1/V²/P2 प्लस 1/V²/P3 बच्चों। ठीक है, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट में क्या होगा, वोल्टेज तो सेम है बच्चों। जब तीनों का पैरेलल कनेक्शन करके तीनों की जगह अगर एक बल्ब रिप्लेस कर दे तो उसका भी कनेक्शन किसके साथ होने वाला है, V वोल्टेज की बैटरी के साथ में। तो यहां पर वोल्टेज तो V ही रहेगा। ठीक है, पावर जो है वो P इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पावर लॉस तीनों बल्ब का कंबाइन होकर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो V एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पावर न्यूमरेटर में चली जाएगी बच्चा। तो पावर जब न्यूमरेटर में चली गई तो P इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं बच्चों कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सीरीज के अंदर आया था 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/V3, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यू विल गेट P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्या मिल रहा है, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर, तो आप ध्यान रखिएगा सीरीज के लिए एंड पैरेलल के लिए। अब हम इसी को लेते हुए एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं और हम इन दोनों का रेशियो भी निकालने वाले हैं कि P पैरेलल डिवाइड बाय P सीरीज इज इक्वल टू कितना आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों रेशियो ऑफ द पावर लॉस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें कभी कभी पेपर में क्या होगा, कहेगा 3 बल्ब थे, 5 बल्ब थे या 10 बल्ब थे, इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने पे इतना पावर लॉस मिलता है। अगर इन्हीं बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो बताओ पावर लॉस कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिनको देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर हमने पढ़ रखा हो तो ये न्यूमेरिकल चुटकियों में हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं ताकि हम इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकें। रेशियो ऑफ द पावर लॉस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं बच्चों किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम काम कर लेते हैं बच्चों किसके लिए, सीरीज के लिए। अगर सीरीज के लिए बात करेंगे तो सीरीज के लिए देखिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। सीरीज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 डैश 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 1/Pn। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा था। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू Pn इज इक्वल टू P है।
ठीक है, सभी की वैल्यू आपने क्या ले ली है, पावर की पी ले ली है। सो जितने भी वर्ग थे सभी की पावर क्या हो गई है, पी हो गई है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम पी सीरीज निकाल पाएंगे बच्चों, तो इसमें पी सीरीज जो हमें मिलेगा वो क्या हमें मिल जाएगा, देखो तो वो मिल जाएगा एन बाई पी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी सीरीज जो हमें मिला दैट विल बी पी बाई एन। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला यहां से मिल जाता है कि पी सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, पी बाई एन। ठीक है, कि अगर सारे बल्ब सेम पावर के हैं तो और एन बल्ब हैं तो सीरीज के अंदर जो पावर लॉस होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, पी बाई एन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, जल्दी बोलो क्या पढ़ाया था। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P टोटल कर दीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश Pn, ये पढ़ाया था। अब ये पढ़ाया था तो P पैरेलल जो आएगा, P पैरेलल, ठीक है, यहां पर सभी बल्ब की पावर सेम है तो कितना टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ p हो जाएगा, क्योंकि सभी की हमने p ले ली है। तो p पैरेलल कितना मिल गया हमें, np मिल जाएगा। ठीक है, p पैरेलल हमें np मिल गया। अब देखो हमारे रेशियो निकालना कितना आसान हो गया बच्चों। अगर हम रेशियो निकालने की बात करें तो रेशियो हो जाएगा p पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज, P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज इज इक्वल टू P पैरेलल कितना है, NP है, P सीरीज कितना है बच्चों, P बाई N है। ठीक है, तो यहां पर जो P पैरेलल है, P पैरेलल है, वो P पैरेलल कितना आ गया है बच्चों, तो P पैरेलल आ गया है P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज। ठीक है, इसी फॉर्म में आप इसको याद करिए, P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज इज इक्वल टू P से P कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, P से P कैंसिल हो गया तो हमारे पास में N ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, N स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज इज इक्वल टू कितना हो गया, N स्क्वायर। इसको बच्चों आप एज अ शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज जो है N स्क्वायर आता है, याद रखिएगा। अगर 5, 10, 50, 100, 500 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दे, पैरेलल में कनेक्ट कर दे, सीरीज की पावर दे दे, पैरेलल की पावर दे दे, किसी दूसरे की पूछ दे, सीरीज की देके पैरेलल की पूछ ले, पैरेलल की देके सीरीज की पूछ ले, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज इज इक्वल टू N स्क्वायर। क्लियर बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हमारे पास में जो शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाई है, जिसका डेरिवेशन कराया बच्चों, उस पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल बड़ा आसान है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको डेरिवेशन आता है, तो ये एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 इक्वल रेजिस्टर्स, क्वेश्चन को रीड करिए, 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस हमें दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं बच्चों। कौन से ऑर्डर में कनेक्ट किए हैं, सीरीज में, अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेटेड 10 वोल्ट पावर। ठीक है, कितनी पावर बोल रहा है, 10 वॉट पावर ऑफ, ठीक है, 10 वोल्ट पावर लेके व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। पूछ रहा है अगर सेम रेजिस्टेंस, जितने 3 रेजिस्टेंस है, अगर तीनों रेजिस्टेंस को हम वापस से सीरीज में ना कनेक्ट करके किसमें कनेक्ट कर दें, पैरेलल में, तो बताना है पावर लॉस कितना होगा। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई थी इसकी कि P पैरेलल क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक में, P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज, P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज इज इक्वल टू N स्क्वायर। बच्चों क्या बताया था, P पैरेलल डिवाइड बाई P सीरीज इज इक्वल टू N स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा कि P पैरेलल आपको निकालना है, P सीरीज के लिए आपको 10 वोल्ट बोला है, N स्क्वायर, तो N की नंबर हमारे पास 3 है क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है, तो 3 का स्क्वायर जो हमें 9 देगा। तो P पैरेलल जो है हमारे पास में आंसर हो जाता है यहाँ पर 90 वॉट। ठीक है, जो कि हमारे पास में राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास में हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 90 वॉट। तो कितना, मतलब अगर ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन भी टफ लगने लग जाए, और अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पता हो बच्चों तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो ये तो और भी सोने पे सुहागा है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं।
हम यहाँ पर बल्ब फ्यूजिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। नीट में, जेई में, मेंस में पूछा जाने वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। ये क्वेश्चन समझना ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है एग्जाम में। हमारे पास में यहाँ पर दो बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है। एक बल्ब की जो पावर है वो 25 वॉट है, इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। दूसरे बल्ब की पावर जो है 100 वॉट है और 220 वोल्ट है, ठीक है। ये हम सीरीज कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं, देन हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का करेंगे बच्चों, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दो बल्ब गिवन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी हम ले लेते हैं कि बैटरी हमें कितनी दे रखी है, तो बैटरी हम लगा लेते हैं बच्चों। बैटरी हम ले लेते हैं यहाँ पे 440 वोल्ट, ठीक है। बैटरी जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं कितनी, 440 वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पूछा है कि कौन सा बल्ब जो है, आपको क्या क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, ठीक है। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दो बल्ब हैं, दोनों की पावर गिवन है, दोनों का वोल्टेज गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। कौन सी चीज सेम जाएगी, कौन सी अलग जाएगी, तो आंसर आता है यहाँ पर कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा। और क्या अलग होगा, तो दोनों बल्ब पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल अलग होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, सीरीज में करंट सेम जा रहा है, वोल्टेज अलग अलग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बल्ब पर वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे कि फर्स्ट बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सेकेंड बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए तो उन बल्ब की जो वोल्टेज एबिलिटी है, सहन करने की एबिलिटी है, वो कितनी हमें गिवन है, तो आंसर है 220 वोल्ट दोनों की। अब जो ड्रॉप होगा 440 में से, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो जिसमें 220 से ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा, और जिसमें कम ड्रॉप होगा वो फ्यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें, अगर हम क्या फाइंड आउट करें बच्चों, रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाई पी आएगी बच्चों। तो R1 की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई पी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर बाई पी, ठीक है। फिर R2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाई पी आ जाएगी बच्चों, ठीक है, ये आ गई। अगर आप यहाँ पर रेशियो निकाल लें, किस किस का रेशियो निकाल लें बच्चों, R1 हैज R2, ठीक है। तो अगर R1 डिवाइड बाई R2 निकालें या R1 हैज R2 निकालें, तो वो आपको कितना मिलेगा, देखिए, तो वो आपको मिल जाएगा बच्चों 1:1/4, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 25 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिल गया है 1:1/4। तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम 4 बन रहा है, हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 बन जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4:1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम क्या जानते हैं, वी नो V प्रोपोर्शनल टू होता है R, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ जब आप V प्रोपोर्शनल टू R लगाएंगे बच्चों, तो क्या बोल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 कितना मिलेगा बच्चों, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। तो अगर V1 की वैल्यू निकालें तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, R1 का रेशियो कितना है, 4, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4/4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस 1 5 देगा बच्चों, इंटू V कितना है यहाँ पर 440, ठीक है। फिर यहाँ पे V2 निकालेंगे तो V2 कितना मिलेगा आपको, 1/5 इंटू 440, ठीक है। निकाल कर देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए कितनी बार कट रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना 8 टाइम्स, ठीक है। फिर ये बचेगा 88, ठीक है। तो ये कितनी बार कट हो गया, 80 टाइम्स ये कट हो गया है, 88 टाइम्स, ठीक है। 88 इंटू 4 करिए, देखो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ठीक है। और इधर की साइड में V2 भी निकाल लीजिए, ये गया 88 टाइम्स, तो V2 की वैल्यू तो आ गई 88 वोल्ट, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 88 वोल्ट आ गई है। और जो V1 है, अगर 88 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 80 इंटू 4 हो गया 320, ठीक है, और 8 इंटू 4 32, तो ये आपको मिल जाएगा 352 वोल्ट, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 220 से कौन सा ज्यादा है, पहले वाले का वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, तो ये 220 से ज्यादा है इसलिए फ्यूज हो जाएगा। और जो सेकंड वाला बल्ब है उसमें ड्रॉप हो रहा है 88 वोल्ट, जो कि कम है किससे, 220 वोल्ट से, तो इसलिए सेकंड बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो आंसर हो जाता है फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज, फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज, ठीक है। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो आंसर है पहला बल्ब जो है बच्चों यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रखें जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या देख लेना है, वोल्टेज देख लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास में 440 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, दो बल्ब है 10 वोल्ट 20 वोल्ट वाले, वोल्टेज 220 है, ठीक है। हमसे पूछा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्या पहला बल्ब होगा, दूसरा बल्ब फ्यूज होगा, या दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में अगर चलें तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होता है। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 440, तो दोनों के अंदर ड्रॉप होने वाला, ठीक है। अगर आप V1 की बात करेंगे बच्चों पहले बल्ब के लिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है, करंट अलग होता है, तो इस पहले बल्ब के अक्रॉस और दूसरे बल्ब के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो V1 की वैल्यू आएगी 440 वोल्ट और V2 की वैल्यू भी आएगी 440 वोल्ट। अब अगर आप देखें तो दोनों वैल्यू जो है बच्चों वो ग्रेटर देन है किससे, 220 वोल्ट से, उनकी जो सहन करने की एबिलिटी है उससे ज्यादा है। तो पैरेलल वाला न्यूमेरिकल इजी होने वाला है कंपेयर टू सीरीज, ठीक है। मैं निकालना पड़ रहा था पोटेंशियल, या निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ इजीली पता होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम जाता है, ठीक है। तो 440 दोनों में चला गया। अब ग्रेटर देन है 220 से, किससे ग्रेटर देन है 220 से, 220 से ग्रेटर देन होने की वजह से दोनों ही बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की सहन करने की एबिलिटी नहीं है। तो हमारा आंसर इसका हो जाता है बोथ बल्ब विल फ्यूज्ड, बोथ बल्ब विल फ्यूज। तो अब दोनों न्यूमेरिकल ध्यान रखें, काफी अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो क्या करना है एक बार रिवाइज कर लीजिए अगेन, ठीक है, कि हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल हो, हमें दोनों के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अगर वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए इसका मतलब वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसकी सहन करने की एबिलिटी नहीं है। क्लियर। Now we are discussing a new topic, that is time taken by the heating coil to boil water। यानी कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमारे पास में क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक पर। टॉपिक क्या है कि वाटर को गर्म करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, कहेगा कि आपके पास में कोई अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, उसका इतने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इतना टाइम लगता है, दैट इज T1। एंड फॉर सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अनेदर कोइल को टाइम लगता है T2। बताइए अगर उन दोनों कोइल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, अगर उन दोनों कोइल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा। तो इस तरह की जो वेराइटी आने वाली है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है हीटिंग कोइल होगा, हीटर हो सकता है, ठीक है, हीटर के अलावा इलेक्ट्रिक कैटल हो सकता है, या कोई अनेदर फॉर्म में न्यूमेरिकल बना सकता है बच्चों। तो पहले हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल की बात कर सकते हैं, हीटिंग कॉइल की बात कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर टेम्परेचर राइज कितना करना है बच्चों, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं टेम्परेचर राइज, ठीक है, टेम्परेचर राइज बाई डेल्टा थीटा, ठीक है। हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज करना है वो कितना करना है, डेल्टा थीटा करना है। अब डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज करने के लिए, बात समझिएगा, डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज करने के लिए टाइम टेकन बाई हीटिंग कॉइल 1, टाइम टेकन बाई हीटिंग कॉइल 1 के द्वारा लिया गया टाइम हमने कितना कंसीडर कर लिया है बच्चों, T2, ठीक है। सिमिलरली टाइम टेकन बाई हीटिंग कॉइल 2, टाइम टेकन बाई हीटिंग कॉइल 2, ठीक है, दैट इज T2, ठीक है। यानी क्या हुआ कि हमें बॉईल करना है वाटर को बॉईल करने के लिए हमें डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसा भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड को आप H मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोबारा एक बार वापस से समझिए कि हमारे पास में वाटर है, वाटर को बॉईल करना है, वाटर को बॉईल करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा कितना, डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा थीटा इंक्रीज करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कितनी, H। अब डेल्टा थीटा और H दो कॉन्सेप्ट आपको पता लग गए, यहाँ पे दो टर्म्स आपको पता लग गई कि टेम्परेचर डेल्टा थीटा इंक्रीज करना है, हीट कितनी सप्लाई करनी है, H। उसके लिए हीटिंग कोइल फर्स्ट को टाइम कितना लग रहा है, T1, एंड सेकंड कोइल को टाइम कितना लग रहा है, T2। अब वो हमसे कहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना टाइम लगेगा, कि अगर दोनों कोइल को सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए तो उस पानी को, उस वाटर को सेम टेम्परेचर तक बॉईल होने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। हमने यहां पर बोला कि फॉर फर्स्ट कॉइल, अब देखिए यहां पर फॉर फर्स्ट कॉइल हम बात करते हैं, फॉर फर्स्ट कॉइल, फॉर फर्स्ट कॉइल, अगर पहली कॉइल के लिए बात करी जाए बच्चों, फॉर फर्स्ट कॉइल, तो फर्स्ट कॉइल के लिए बोला कि अमाउंट ऑफ हीट कितना लग रहा है, H लग रहा है, ठीक है। फॉर फर्स्ट कॉइल कितना हीट लग रहा है, H लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बोलिए, H इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो बैटरी सप्लाई करी है उसका वोल्टेज कितना ले लेते हैं, V ले लेते हैं, ठीक है। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में V स्क्वायर बाई R इंटू T1, ठीक है। अगर हम यहां से R की बात करें तो R इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाता है V स्क्वायर बाई H इंटू T1, ठीक है। ये हमारे पास में हमें मिल जाता है फॉर फर्स्ट कॉइल, ठीक है। अगर फॉर सेकंड कॉइल बात करें बच्चों, किसके लिए बात करें, फॉर सेकंड कॉइल, ठीक है। फॉर सेकंड कॉइल आप देखें यहां पर, फॉर सेकंड कॉइल, फॉर सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल के लिए भी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, H इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों कॉइल को सेम टेम्परेचर बढ़ाना है तो अमाउंट भी हीट का सेम देना पड़ेगा, बट टाइम उनका डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो H इज इक्वल टू, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो V स्क्वायर, ये 1 1 पुट कर दीजिए, V स्क्वायर बाई R2 इंटू T2, ठीक है, क्लियर। रेजिस्टेंस R2 है सेकंड कोइल का, टाइम उसको कितना लगा, T2, तो R2 इज इक्वल टू यहां से आप निकाल सकते हैं बच्चों V स्क्वायर बाई H इंटू T2, ठीक है। ये आपको सेकंड कोइल के लिए मिल चुका है R2, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कि अगर दोनों कोइल को सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए, अगर दोनों कोइल को सीरीज में कंबाइन कर दोगे तो आप समझिए कि आपने दोनों कोइल को जैसे ही सीरीज में कंबाइन किया, दोनों कोइल को आपने सीरीज में कंबाइन किया, तो मैं यहां पर हीटिंग कोइल का सिंबल दिखा देता हूं, वैसे हमें यहां पर रेजिस्टेंस लेना था, ठीक है। दिस इज कोइल नंबर 1 एंड दिस इज कोइल नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस की मार्किंग हम R1 कर देते हैं एंड इसके रेजिस्टेंस की मार्किंग R2 कर देते हैं। अब हमने दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा, तो आप यहां पर एप्लीकेशन लगाइए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि R इक्विवेलेंट जब हम सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, तो सीरीज में कंबाइन कर देने पे बच्चों R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, बोलो, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, R1 प्लस R2। अब यहां पर देखिए, हमें जो दोनों को कंबाइन करके रखा, दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो क्या अमाउंट ऑफ हीट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जितना अमाउंट ऑफ हीट पहले रिक्वायर्ड था, अभी भी अमाउंट ऑफ हीट उतना ही रिक्वायर्ड है बॉईल करने के लिए। तो आप यहां पर साइड में पहले फाइंड आउट कर लीजिए कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बोले H बराबर V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है, इंटू T इक्विवेलेंट, बोल सकते हैं कि नया T टोटल टाइम कितना लगने वाला है अगर दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दिया तो, ठीक है। तो यहां पर R1 की जब हम बात करेंगे, अब देखो अमाउंट ऑफ हीट सेम चाहिए,
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट हमने क्या बोला, दोनों को जब सीरीज में कंबाइन कर दिया तो भी बॉईल करने के लिए वाटर अमाउंट तो सेम चाहिए हीट का, तो वो अमाउंट ऑफ हीट कितना है H। लेकिन कंबाइन कर देने से क्या बदल गया, एक तो टाइम बदल जाएगा तो हमने टी इक्विवेलेंट लिख दिया, और एक क्या बदल जाएगा दोनों को कंबाइन करने से, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो हमने आर इक्विवेलेंट मेंशन कर दिया। बैटरी हम सेम ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से बच्चों आपको मिल जाती है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, देखिए तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है वी स्क्वायर बाई एच टी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहां पर पुट कर दीजिए, यहां अगर पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई एच टी इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली R1 के लिए पुट करिए, तो R1 के लिए भी क्या पुट करेंगे, वी स्क्वायर बाई एच इंटू T1 प्लस वी स्क्वायर बाई एच इंटू टाइम T2। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पर क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर और एच यहां पे कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड के। ठीक है, तो हमारे पास में जो हमें फाइनली यहां पर देखने को मिल रहा है, तो फाइनली हमें देखने को मिल रहा है टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, तो यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर दो कॉइल को सीरीज में कंबाइन कर दिया जाता है, दो कॉइल को किसमें कंबाइन कर देते हैं बच्चों, सीरीज में, तो सीरीज में कंबाइन कर देने से टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीरीज में कंबाइन कर देने से टाइम बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपको बोला जाए एक कॉइल को 3 मिनट लगता है, दूसरी कॉइल को 4 मिनट लगता है, दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दें तो टाइम कितना लगेगा, तो माइंड में आता है कम होगा, लेकिन नहीं साहब, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है सीरीज में कंबाइन कर देने से, रेजिस्टेंस के इंक्रीज कर जाने से टाइम भी इंक्रीज कर गया है, तो टी इक्विवेलेंट हमें कितना मिल गया, T1 प्लस T2। तो ध्यान रखिएगा, ये एज अ शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ये एज अ शॉर्ट ट्रिक आप इसको लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आप पेपर में पूरा डेरिवेशन करने बैठे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में नेक्स्ट हम ले रहे हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, दो जो कॉइल्स हैं उन दोनों कॉइल्स को आपने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, दोनों कॉइल्स को क्या कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों कॉइल को जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अब पूछा जा रहा है आपसे कि टाइम कितना होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों यहां पर कि टाइम कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम टाइम की बात करें, किसकी बात करें, टाइम की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान दीजिएगा टाइम कितना आने वाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टाइम कितना आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टाइम निकालना है तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए किसका, आर इक्विवेलेंट का। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब 1/R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट सेम चाहिए H, टाइम T इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कंबाइन करने पे, तो यहां पर R इक्विवेलेंट की जगह आप वही फिट कर सकते हैं वापस से, 1/1 V स्क्वायर बाई एच टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R1 के लिए क्या पुट करेंगे, V स्क्वायर बाई एच T1 प्लस 1/V स्क्वायर बाई एच इंटू T2। अगर आप यहां पर देखें तो ये V स्क्वायर H कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से, इसलिए आपको टाइम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला यहां पर मिल रहा है बच्चों देखने को, वो मिल रहा है 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 बच्चों। ठीक है, तो यानी आपके पास में ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात आए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है दोनों को कंबाइन कर देने के बाद टाइम का, वो आता है 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको टाइम इक्विवेलेंट के बारे में याद होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, किस पर बेस, टॉपिक है टाइम टेकन टू बॉइल वाटर। ठीक है, और पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया था उस कॉन्सेप्ट के अंदर सीरीज और पैरेलल के आपको फॉर्मूले दे दिए गए थे। ठीक है, डिराइव करा दिए गए थे, समझा दिए गए थे। बात आती है क्या हर बार वो फॉर्मूले लगाकर न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, नहीं साहब, कई बार न्यूमेरिकल में सोर्स बदल देगा।
अगर सोर्स बदल देगा तो हम वो फॉर्मूले एप्लीकेबल करके आंसर नहीं निकाल सकते बच्चों, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, तो उस पे बेसिस पे, उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस एक न्यूमेरिकल आपके सामने है बच्चों। न्यूमेरिकल को एक बार रीड कर लीजिए, देन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। 3 हीटर कॉइल्स H1, H2 एंड H3, तीनों की रेटिंग दे रखी है। पहले की रेटिंग है 1000 वोल्ट 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट सॉरी 100 वोल्ट। सेकंड की रेटिंग है 1500 वॉट 100 वोल्ट। थर्ड वाले की रेटिंग है 2000 वॉट 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तीनों की रेटिंग लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो तीनों की रेटिंग की अगर हम बात करें H1, H2 एंड H3, ठीक है, तीनों की रेटिंग हम लिखना चाहते हैं, तो तीनों की रेटिंग को पहले आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तीनों की रेटिंग हमें कितनी दे रखी है, 1000 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, ठीक है, फर्स्ट की रेटिंग है। सेकंड वाले की रेटिंग है 1500 वॉट एंड 100 वोल्ट, एंड थर्ड वाले की रेटिंग है 2000 वॉट एंड 100 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तीन रेटिंग्स हमें गिवन है। फिर बोला है इनके द्वारा लिया गया टाइम, तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट कॉइल इज 12 मिनट, टाइम टेकन बाय सेकंड कॉइल इज 6 मिनट एंड टाइम टेकन बाय थर्ड कॉइल विल बी 4 मिनट, ठीक है। एंड कह रहा है तीनों को कनेक्ट किया गया है कितने सोर्स से, तो 100 वोल्ट के सोर्स से बच्चों। तो तीनों को आपने कनेक्ट कर दिया था, अलग अलग इंडिविजुअली जब कनेक्ट किया था तो 100 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, तीनों को 100 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया है, तो इस 100 वोल्ट को हम V मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि हम इसको क्या वोल्टेज बोलने वाले हैं, V वोल्टेज बोलने वाले। अब कह रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन किया इन तीनों कॉइल का, तीनों कॉइल का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो कितने वोल्ट के सोर्स से किया, 50 वोल्ट के सोर्स से। देखो अगर यहां पर पहले 100 वोल्ट सोर्स था, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 100 वोल्ट सोर्स रखता तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता बाय फॉर्मूला 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3। बट इस बार उससे नहीं निकलेगा बच्चों। इस बार क्या करना पड़ेगा आपको, इस बार आपको बच्चों मेथड पे जाना पड़ेगा। किस पर जाना पड़ेगा, मेथड पे, ठीक है। तो यहां पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 50 वोल्ट लिया है, हम इसको वीडेस बोल देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, वीडेस। अब यहां पर देखिए कि हमें मेथड लगाना है। हम सबसे पहले हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो वी नो। अभी आपको फॉर्मूला इतनी बार हो गया, करते करते आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, H बराबर होता है V² इंटू टी। तो हम डायरेक्ट यहां से क्या करते हैं, R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V²πH इंटू T1, ठीक है। सिमिलरली R2 के लिए हो जाएगा V²/H इंटू T2, R3 के लिए हो जाएगा V²/H इंटू T3, ठीक है। ये हमें देखने को मिल गया, ये हमने यहां पर कुछ वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अब हमें क्या करना है, अब हमसे बोला गया है कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी रेजिस्टेंस यहीं से निकाल लें या हम साथ साथ में कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात करेंगे बच्चों, तो अमाउंट ऑफ हीट तो सेम चाहिए, उसने क्यू बोला है, हम H लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी हम फॉर्मूला लगाएंगे H, हमने अमाउंट ऑफ हीट नहीं बदला, वाटर को बॉईल करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है, तो H हो गया। फिर उसके बाद में सेम क्वांटिटी ऑफ हीट की बात चल रही है, टाइम टू कॉइल, टाइम इंटरवल बाय दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, H बराबर, अब यहां पर V नहीं लिख सकते, यहां पर V² लिखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वो V नहीं रख रहा है, वो V' रख रहा है। डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, इनटू ये हो जाएगा T इक्विवेलेंट। क्लियर बच्चों। अब यहां पर देखिए H बराबर हो गया V² बाई R इक्विवेलेंट इनटू T इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, यहां पर पुट कर लीजिए वैल्यू H, ठीक है, V' का स्क्वायर, अभी इसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, फिर हम वैल्यू एक साथ डालेंगे। R इक्विवेलेंट को देखो, आप अगर लिखना चाहें बच्चों तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, V' स्क्वायर 1/R इक्विवेलेंट इंटू T इक्विवेलेंट, बोलिए।
क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें इस वाली फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है बच्चों वो होता है, आप लिख लीजिए पहले, h = v डेज का स्क्वायर। 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू टी इक्विवेलेंट। क्लियर बच्चों? ये हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एच डेज की वैल्यू हमने ले ली और अब यहां पर वैल्यू पुट करिए किसकी? R1 की, R2 की एंड R3 की, ठीक है। तो एच वी डेज का स्क्वायर सेम रहेगा। अब देखो R1 की जब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो यहां नीचे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे v²/h इंटू T1। तो v²/T1 तो डिनोमिनेटर में ही बचेगा, h जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं h/v² इंटू T1 प्लस h/v² इंटू T2 प्लस h/v² इंटू T3 इंटू टी इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि H जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, H H H H कैंसिल हो गया, ठीक है। और सॉल्व करें आप यहां पर, तो यहां पर शिफ्टिंग करिए, v² इधर की साइड चला जाएगा बच्चों, v² बाई v डेज का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। v² इधर चला गया, v डेज स्क्वायर इधर आ गया। फिर यहां पे क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 बच्चों इंटू टी इक्विवेलेंट, ठीक है। v² की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 इंटू 100 हो जाएगी, ये हो जाएगा 50 इंटू 50, ठीक है। 1/T1 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 इंटू टी इक्विवेलेंट बच्चों। इसको और सॉल्व करिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ रहा है बच्चों, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू टी इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमें यहां पर मिल गया। अब यहां पर देखिए 100, ये कट के कितना हो जाएगा? तो ये आपको देगा 2 2 2, तो ये मिलेगा आपको 4। ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, मैं अलग कलर से लिख देता हूं बच्चों, ये 2 टाइम्स कट हो गया, ये भी 2 टाइम्स, तो ये 4 देगा इजुकल टू, ठीक है। 4 इजुकल टू क्या बचने वाला? देखो अगर इसको सॉल्व करें तो 6/12 दे रहा है, इट मींस यहां पर बचेगा 1/2, ठीक है। अगर देखो आप यही फॉर्मूला लगा रहे होते पहले तो यहां पर आपको पता है फॉर्मूला क्या आता है, 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3। तो इसको सॉल्व करने से कितना आया? 1/2। तो 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिलता है? 1/2। इसका मतलब टी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है? 2 मिनट, जो कि ऑप्शन में भी है, लेकिन ये आंसर राइट कम नहीं है जब हमारा सोर्स बदल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 1/2 आया टी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 8 मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 मिनट। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिल रहा है हमें? 8 मिनट, ना कि 2 मिनट। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3, तो आंसर आता 2 मिनट टी इक्विवेलेंट का, ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी है, बट वो ऑप्शन राइट नहीं है। तो क्यों? क्योंकि सोर्स बदल दिया। तो दिस इज मेथड नंबर 1। हमारे पास में इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, वो भी देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अल्टरनेट सॉल्यूशन की। तो अल्टरनेट क्या है? सबसे पहले तो आप सिंपल जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों? 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3, ठीक है बच्चों। इससे लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना? 1/2। इसका मतलब टी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मिनट, ठीक है। टी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? 2 मिनट आ गई है, ठीक है।
इससे, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि हमारा क्या बदला है, सोर्स बदला है बच्चों, हमारा सोर्स बदलने की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टी इनवर्सली टू वी स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। तो हम जो है, जो हमारा, ठीक है, अगर हम सोर्स नहीं बदलते तो हमारा टाइम कितना आता है, 2 मिनट, ठीक है। तो हम तो नया टाइम बोल देते हैं T2 सोर्स बदलने से, पुराना टाइम T1, ठीक है, इज इक्वल टू इनवर्सली रिलेशन है तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, अगर आप यहां पर देखें तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, V1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 100 इंटू 100, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 50। अगर आप देखें सॉल्व करने पे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये भी 2 टाइम्स, तो ये 4 हो गया, ठीक है। T1 की वैल्यू 2 मिनट है, ठीक है। जो अगर सोर्स नहीं बदलते तो वो हमें मिलने वाला था 2 मिनट, ठीक है। सोर्स बदलने से टाइम हमने T2 बोल दिया, सोर्स नहीं बदला तो हमने टाइम T1 बोल दिया, ठीक है। 2 मिनट इज इक्वल टू 4, तो T2 बराबर कितना आ गया, 8 मिनट, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस वाले मेथड से भी आ जाता है 8 मिनट, ठीक है। तो आप क्या करें, या तो पहले सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के 1/T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 से सॉल्व कर लें, और फिर T इनवर्सली टू V स्क्वायर का रिलेशन लगा दें, या फिर स्टार्टिंग से ही क्या करें, H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू T इक्विवेलेंट से सॉल्व करें। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।